बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह बखैर एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। इस उम्मीद और यकीन के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ उज़ैर मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह नजफ राजा, और हमारी दुआ है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और साथ ही साथ आज के शो में हमेशा की तरह हम आपके लिए पॉलिटिकल न्यूज़, सोशल इशू, हेल्थ टिप्स, IT और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की खबरों से सजा हुआ एक खूबसूरत शो लेकर आए हैं। और उम्मीद करते हैं कि आज का शो आपको पसंद आएगा। और हमेशा की तरह आपको कहते हैं कि अगर कोई सेगमेंट आप मिस कर जाएं तो आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाइए, वहाँ पे हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि सेगमेंट कैसा रहा, और ताकि हमें पता चल सके कि हमारा शो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। बिल्कुल शो पसंद आ रहा है। और शो के आगाज़ में हम जिस तरह से मौसम की सूरत हाल जानते हैं, तो बताइए नजफ मौसम की सूरत हाल। तो आइए आपको वेदर अपडेट्स के हवाले से बताते हैं। मुल्क भर में गजब की सर्दी पड़ने लगी है। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आसमान से गिरते गालों ने हसीन वादियों को सहरज़दा बना दिया है, तो कहीं बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद हो गया है। पंजाब और सिंध में भी बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां मौसम शदीद सर्द और मतला अबर आलूद रहेगा। चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी के बाद गिलगित में दर्जा हरारत कम से कम -3 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात करते हैं। स्कर्दू में दर्जा हरारत कम से कम -7 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। और अब नज़र डालते हैं आज़ाद कश्मीर पर, जहां मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद शदीद सर्दी पड़ने लगी है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है। चित्राल और लोअर दिर में बारिश और बर्फबारी हुई है। दारुल हुकूमत पेशावर में दर्जा हरारत कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात करते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। वहाँ पर कम से कम टेम्परेचर -3 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चित्राल, दीर, सवात, बडगराम, मानसहरा और एबटाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। और अब आगे बढ़ते हैं, जिक्र करते हैं सुबह पंजाब के मौसम का, जहां बेशतर अजला धुंध और बादलों की लपेट में हैं। लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद सर्दी में इजाफा हो गया है। दारुल हुकूमत लाहौर का दर्जा हरारत कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद की बात करते हैं, वहाँ पर दर्जा हरारत कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की बात कर लेते हैं। मुल्तान में कम से कम 12, 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, जेहलम और रावलपिंडी समेत दीगर इलाकों में बारिश की पेशगोई की है, जबकि मरी और गिलियात में बर्फबारी का इम्कान है। और अब शेयर कर लेते हैं मौसम आपके साथ बलोचिस्तान का, जहां शदीद सर्दी का राज बरकरार है। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम -7 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां बेशतर अजला में सर्दी की लहर बरकरार है। शहर कायद में पहली बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात अर्ली वार्निंग सेंटर के मुताबिक सर्दी की नई लहर के दौरान रात का दर्जा हरारत 4 से 7 डिग्री तक गिर सकता है। कराची में दर्जा हरारत कम से कम 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं, वहाँ पर कम से कम पारा 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के ज़्यादातर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा।
जबकि सखर, शिकारपुर, कश्मोर समेत कुछ इलाकों में धुंध छाए रहने का इम्कान है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मुल्की सियासत की। तो इस वक्त अगर हम देखें तो मुल्की सियासत में हालात बदस्तूर गैर यकीनी का शिकार हैं। 190 मिलियन पाउंड केस का महफूज फैसला आज सुनाए जाने की तारीख दी गई थी, मगर अब खबरें ये आ रही हैं कि अब ये फैसला एक बार फिर से मौखर हो सकता है। और इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि इसलिए नई तारीख दी जा रही है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था, पहले 23 फिर 6 जनवरी की तारीख दी गई थी। फैसला सुनाए जाने के पीछे ताखीर की क्या वजह है, इस पर बात करेंगे आज हम। लेकिन पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को तहरीरी मुतालबात शेयर करने की बजाय नए नए मुतालबात किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि पीटीआई असद कैसर कभी ये धमकी लगाते हैं कि अगर हुकूमत ने पीटीआई और दीगर गिरफ्तार रहनुमाओं के साथ मुलाकात ना कराई तो मुज़ाकराती कमेटी तहलील कर देंगे। और कभी वो ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत के पास फैसलों का इख्तियार नहीं, इन फैसला साजों और स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात में शामिल किया जाए जिनके पास फैसलों का इख्तियार है। दूसरी जानिब हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि पीटीआई ने तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात हुकूमत के साथ शेयर नहीं किए। अब अगर मजीद ताख़ीर हुई तो मुश्किलात पेश आ सकती हैं। मुज़ाकरात को 12 दिन हो गए मगर पीटीआई की वजह से हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सके। ये दावा भी कर डाला कि हुकूमत अपनी यकीन दहानी पर अमल करते हुए पीटीआई की मुज़ाकराती टीम से मुलाकात की सहूलत फराहम कर रही है। इसी तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार शौकत पराचा साहब। बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपके वक्त का। पीटीआई ने अभी तक अपने तहरीरी मुतालबात हुकूमत के साथ शेयर नहीं किए, इसके हवाले से हमें बताइएगा। कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है तो हम मज़ीद इनसे बात करेंगे। लेकिन उज़ैर, ये चीज़ देखने में आ रही है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पा रहे, कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। उन्होंने अपनी तहरीरी मुतालबा जो आखिरी में स्टेटमेंट्स देनी थी हुकूमत को वो नहीं दे पा रहे। और अब हम देख रहे हैं कि आखिर में आके ये पैंतरा भी बदला गया और असद कैसर साहब अचानक ये कहना शुरू हो गए कि जनाब जो हकीकी स्टेक होल्डर्स हैं जी उनको आप शामिल करें मुज़ाकरात। हाँ, मतलब ये एक नई बात है कि आप हुकूमत के साथ पहले मुज़ाकरात करना चाह रहे थे और अब आप चाह रहे हैं कि एक नई चीज़ है कि भैया शौकत पराचा साहब मेरा ख्याल में ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल, उन्हीं से बात करते हैं। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे जानना चाहेंगे पीटीआई ने अभी तक अपने तहरीरी मुतालबात हुकूमत के साथ शेयर नहीं किए, इसकी वजह क्या है और पीटीआई इस मामले पर ताख़ीर क्यों कर रही है? जी बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। दूसरा राउंड जब हुआ 2 जनवरी को और उसके बाद एलामिया भी आया तो उसमें भी इस मुश्किल या इस मामले पर लिखा हुआ भी था। और बाद में असद कैसर साहब खुद भी मेरे शो में आए थे और मैंने भी उनसे एग्जैक्टली यही सवाल किया था, तो उन्होंने वही जवाब दिया जो एलामिया में था कि चूंकि हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई अभी तक तहरीरी मुतालबात को हतमी शक्ल देने के लिए, और हुकूमत ने 2 जनवरी के मुज़ाकरात में हमारे साथ इत्तफाक किया है कि हाँ बानी के साथ आपकी मीटिंग अरेंज करवाई जाएगी, तो बज़ाहिर तो ये लगता है जो वो कह रहे हैं। लेकिन अब ज़ाहिर है इतनी तलखी है और इतनी तकसीम है तो इस मामले में फिर रीज़न कुछ भी हो सकती है। मसलन तहरीरी जब आप मुतालबात देते हैं, चार्टर ऑफ डिमांड देते हैं, तो समटाइम्स अगली जो पार्टी है वो उसमें से 1000 अपने लेकिन शौकत साहब आपसे मैं जानना चाहूंगी ये असद कैसर साहब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि के पास फैसलों का कोई इख्तियार नहीं, मुज़ाकरात में असल स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाए, ये उनकी बात का मतलब क्या है? इस हवाले से बताएं हमें। अगर तो अगला राउंड नहीं होता और पीटीआई इसी बात पे ही रह जाती है कि हम हुकूमत से अब मुज़ाकरात नहीं करें, हम असल स्टेक होल्डर से करेंगे, फिर तो इसका वो क्लियर मतलब होगा। लेकिन इन मुज़ाकरात से पहले पार्टीज जो हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड पार्टीज हों, वो अपना पर्सपेक्टिव जो है उसको हार्ड भी करती हैं, हार्ड लाइन भी लेती हैं। तो मैं तो तीसरे राउंड की तरफ देख रहा हूँ कि तीसरे राउंड में जब अगर ये लोग बैठते हैं तो
चार्टर ऑफ डिमांड जो रिटर्न आने हैं उस पे क्या लिखा जाता है। ये देखें ना, स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकात की, मुज़ाकरात की बहुत पहले ये गूंज थी। बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा था कि नहीं, सियासी जमातें आपस में बैठकर बात किया करती तो हैं। शौकत साहब, आपको ये नहीं लगता कि ये इस वजह से हो रहा है कि 9 मई के जो मुजरिमान थे कुछ, उनको माफ़ किया गया, उनकी सज़ा माफ़ की गई, तो अब आपको लगता है कि पीटीआई ये उम्मीद लगा रही है कि जो माहौल है वो बेहतर हो जाएगा, खुशगवार हो जाएगा, इसलिए ये मुतालबा रखा गया? देखें, जो 9 मई के मुजरमान हैं, सजा तो उनको मिली ना जी। पहला तो ये एस्टेब्लिश हुआ कि वो कल्प्रेट्स थे, वो मुजरिम थे। पहला जो फैक्ट सामने आया वो ये था। अब दूसरी बात ये है कि जब हम खुद भी कहते हैं कि रियासत माँ जैसी होती है, रियासत रहम करती है, रियासत के अंदर जज्बा होता है, तो कानून का एक अमल था, कानून के मुताबिक उनका ट्रायल हुआ, उसी कानून में उनको सजा हुई, कानून के मुताबिक उन्होंने अपील की, कानून के मुताबिक अपील करना हर एक मुजरिम का या जो प्रिजनर है, सेंटेंस प्रिजनर है, उसका हक है। तो उनके रहम की अपील मंजूर हो गई। अब इसको लिंक किया भी जा सकता है कि चूंकि एक माहौल को अच्छा करना था, माहौल में एक पॉजिटिविटी लाना थी, तो उस वजह से उनकी अपील मंजूर हुई। बाकी भी तो अभी पड़े हैं ना, 48 की अपील अभी प्रोसेस हो रही है। उनमें से देखते हैं कि कितनों की अपील मंजूर होती है और कितनों को माफ़ी मिलती है। लेकिन ये ऑन गोइंग लीगल पर्सपेक्टिव है, ये कानूनी अमल है। इसमें ये फोरम सिर्फ अपील का नहीं है, अगले फोरम भी अपील के हैं। अगर मसलन आर्मी चीफ की तरफ से इन 19 को माफ़ी मिल गई, बाकियों को नहीं मिलती, तो वो इक्वली फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, फिर प्रेसिडेंट के पास भी आर्टिकल 45 के तहत रेमिशन या पार्डन का मुकम्मल अख्तियार है। तो ये कानूनी अमल है, ये चलता रहेगा। बिल्कुल ठीक है। शौकत साहब, अब ऑफर की बात करते हैं जो तहरीक इंसाफ ने ऑफर दी है कि गिरफ्तार सियासी रहनुमाओं को रिहा किया जाए तो सिविल नाफरमानी की कॉल मौखर कर सकते हैं। क्या हुकूमत, आपको लगता है कि सिविल नाफरमानी के खात्मे के लिए इस ऑफर पर अमल कर सकती है? दो एस्पेक्ट हैं। पहले एस्पेक्ट तो ये है कि सियासत में हमेशा कॉम्प्रोमाइजेस होते रहते हैं, गिव एंड टेक होता है, नो डाउट, उसमें कोई हार्ड लाइन लेनी भी नहीं चाहिए। लेकिन सिविल नाफरमानी आपको कहाँ नजर आई है? क्या किसी ने बिजली के बिल देने से इनकार किया और बिजली इस्तेमाल कर रहा है? क्या किसी ने सुई गैस के बिल देने से इनकार किया और सुई गैस इस्तेमाल कर रहा है? रेमिटेंसेस का इन्होंने कहा था, तो रेमिटेंसेस तो 34% ज्यादा आ गए कॉरेस्पॉन्डिंग लास्ट ईयर से। तो सिविल नाफरमानी कहाँ है कि जिसकी बुनियाद पर आप बिल्कुल ठीक है, कहीं नजर नहीं आ रही। शौकत साहब, आज एक अहम फैसला आना था 190 मिलियन पाउंड केस का, जो कि 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। पहले 23 दिसंबर और फिर आज की तारीख थी। तो आज भी ये कहा जा रहा है कि ये जनाब ये फैसला आप समझे कि मौखर ही होगा। तो बार बार क्यों फैसला मौखर हो रहा है, वजह क्या है? हम पहले भी बात कर रहे हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में ही देखा जा रहा है। देखना चाहिए या नहीं, इससे हट के कॉन्टेक्स्ट उसी में देखा जा रहा है कि एक माहौल बेहतर करना है। उस माहौल के लिए मसलन फर्ज किया कल अगर टॉक्स होती हैं और आज सजा हो जाए, तो ऑब्वियसली टॉक्स का जो एटमॉस्फेयर होगा वो स्टिफ रहेगा, या वो उतना कंड्यूसिव या उतना प्रोडक्टिव या इवन नॉर्मल नहीं हो सकता। तो अगर ये लिंक है ऐसे ही कि 18 को जो रिजर्व हुआ वो 23 को आना था, 23 वाला 6 में चला गया। अभी भी वो जज साहब की कोई ट्रेनिंग शेड्यूल्ड है आज फेडरल जुडिशल एकेडमी में, तो अगर वो उधर बिजी रहे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा फैसला आना। बट लेट्स से कि ये स्टेक सारे ही इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के साथ। बिल्कुल सही। शौकत साहब, ये भी बताइएगा कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को अब अलहदगी की धमकी दी है और कहा जा रहा है कि अहम फैसलों पर हमें एतमाद में आप नहीं ले रहे। शाजिया मरी की स्टेटमेंट आई है कि जिस दिन हमने हिमायत खत्म कर दी तो आपकी हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। आखिर क्या मुतालबात हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत से जो कि नहीं सुने जा रहे? एक तहरीरी मुआहदा है बाकायदा, उस तहरीरी मुआहदे में कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे तो पीपल्स पार्टी को मिल गए, लेकिन खास तौर पर पंजाब में पीपल्स पार्टी के रिजर्वेशन हैं। जिन हलकों में पीपल्स पार्टी जीती हुई है वहाँ पे डेवलपमेंट फंड चाहिए, इंतजामिया की पोस्टिंग के हवाले से पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशन हैं। फिर जो बड़े की फैसले किए जाते हैं
उनमें पीपल्स पार्टी चाहती है कि हमें भी ऑन बोर्ड लिया जाए, क्योंकि अगर हुकूमत के पास सादा अक्सरियत भी नहीं है तो फिर इसमें तो कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी के जो वोट्स हैं कौमी असेंबली में उस पे ये हुकूमत मौजूद है, उस पर खड़ी हुई है। लेकिन वो पीपल्स पार्टी कहती है कि जो बड़े आप फैसले करते हैं उसमें हमें ऑन बोर्ड नहीं लेते। अदरवाइज भी जब आप इत्तेहादी हैं, बेशक वो काबीना में हैं या नहीं है, आप इत्तेहादी हैं तो आपको फैसले तो करने चाहिए, और फॉर दैट मैटर फैसले ब्रॉडर भी करने चाहिए। बाकी स्टेक होल्डर्स को भी आप शामिल करें, बाकी सियासी जमातों का कहना चाह रहा हूँ, उनको भी शामिल करें। अगर वसीउल बुनियाद आप फैसले करेंगे, कंसल्टेशन ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा फैसले अच्छे होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बाकी सियासी जमातों की राय भी बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से बताइए कि हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म होने के बाद ढाका और नई दिल्ली में तनाव बढ़ रहा है, जबकि हम ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में गर्म जोशी आ रही है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आइंदा बांग्लादेश का दौरा भी करने जा रहे हैं। ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है? ये बहुत ही बड़ी पेशरफ्त है कि तारीख में पहली बार पाकिस्तान का जो शिप है वो जाता है, उसकी एडिशनल इंस्पेक्शन नहीं होती। सो मच सो आप अंदाज़ा करें कि जब पाकिस्तानी ढाका एयरपोर्ट पे उतरा करते थे पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ, तो एक तो नॉर्मल स्क्रीनिंग होती है, यानी चेक होती है, पाकिस्तानियों को अलग कमरे में बिठा के उनकी अलग चेकिंग की जाती थी। तो ये सारे जो डिस्क्रिमिनेटरी मैयत थे ये मौजूदा बांग्लादेश की हुकूमत ने ख़त्म किए। फिर कल्चरल हवाले से आपने देखा आतिफ असलम ने भी जाकर वहाँ परफॉर्म किया, और फिर उसी ढाका स्टेडियम में राहत फ़तेह अली खान ने भी जाकर वहाँ परफॉर्म किया। जो बुत बनाए हुए थे शेख मुजीबुर रहमान और दूसरों के, वो बांग्लादेश की आवाम ने वो बुत गिरा दिए। तो वो जो बुत गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद सफाई हुई और अब एक नया दौर शुरू हो रहा है। इसहाक डार साहब के जाने से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं बांग्लादेश के, उनकी 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं मल्टीलैटरल फोरम पे डिफरेंट। अभी हालिया जो हुई थी वो D8 समिट में काहिरा में मिस्र में हुई थी। तो एक आगाज़ है। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल जो है वो कोई प्रोग्रेस हुई है, ट्रेड में भी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट में भी, या ओवरऑल भी, लेकिन इट्स एटलीस्ट अ गुड बिगनिंग, फर्स्ट टाइम आफ्टर 1971। इसको दोनों मुल्कों ने आगे बढ़ाना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब, आप सुनो अपना तज़िया दे रहे थे, हमें बता रहे थे कि हुकूमत के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से, और ये जो नई बात आई है कि हुकूमत के पास फैसलों का इख्तियार नहीं है, पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है। इस हवाले से भी आपने हमें बताया कि क्या बातचीत चल रही है, बैकग्राउंड क्या है, प्रेम्बल सेट किया जा रहा है। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। हुकूमत मुसलसल ये दावा कर रही है कि महंगाई कम हो रही है, मगर ज़मीनी हकाइक इससे मुख्तलिफ हैं। कई शहरों में महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। कानून नाम की चीज़ नहीं, और दुकानदार मनमानी कीमतों पर अपनी चीज़ों को फ़रोख्त कर रहे हैं। अगर सिर्फ मुर्गी के गोश्त की बात की जाए तो जैसे इसकी कीमत को पर ही लग गए हैं। चंद दिन पहले तक हम देख रहे थे कि कराची, पेशावर, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में ब्रायलर गोश्त 400 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा था, मगर एक ही हफ्ते में इसकी कीमत बढ़कर 900 से 1000 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है। मुर्गी के गोश्त में सिर्फ चंद रुपये हम देख सके, चंद ही रोज़ ही में 500 से 600 तक हो गया है। इस सर्दी के मौसम में चिकन खाना मुहाल हो गया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं मुर्गी के गोश्त की कीमत में ये जो इजाफा हो रहा है, होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। इसकी वजह क्या है? इस वक्त हमारे साथ सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे मौजूद हैं। रावलपिंडी से वसीम चौधरी। वसीम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, रावलपिंडी में ब्रायलर गोश्त की सरकारी कीमत क्या है और आम मार्केट में ये कितने पर फरोख्त हो रहा है? बाहर निकलती जा रही है। हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि आम आदमी को रिलीफ पहुँचाने के लिए मुर्गी की कीमत 412 रुपये मुकर्रर की गई है। जबकि अगर हम आज की मार्केट की बात करें तो इस वक्त जो ताज़ा मुर्गी मार्केट में पहुंची है वो तकरीबन 8200 रुपये मन फ़रोख्त जो आज हुई है। इस हिसाब से अगर मार्केट का आज रेट निकाला जाए तो तकरीबन 460 रुपये फ़ी किलो जो है वो ज़िंदा मुर्गी का आज रेट निकला है। हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा कि गली मोहल्लों में जो मुर्गी थी वो तकरीबन 500 से
बढ़कर 560-70 रुपए तक फरोख्त हो रही थी। अच्छा वसीम, आज बताइएगा तो इसकी वजह क्या देख रहे हैं? गोश्त अचानक से इतना महंगा हो गया है, इसकी वजह क्या है? मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे तवक्को की जा रही थी कि हुकूमत की जानिब से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, ऐसा कुछ भी शहर में दिखाई नहीं दे रहा। गुज़िश्ता रोज़ 19,200 रुपये फ़ी मन जो है वो मार्केट से रेट निकला था, आज मार्केट में 18,200 रुपये फ़ी मन निकला है। सिर्फ 1,000 रुपये का फ़र्क जो है वो देखने में आया है, जिससे आम आदमी को तवक्को की जा रही है कि कोई भी रिलीफ नहीं मिल सकेगा। जी अच्छा वसीम, ये बताएं कि वजह क्या बताई जा रही है दोनों जानिब से गोश्त इतना महंगा होने की? जी हमारी इस हवाले से ताजरों से बात हुई है। ताजरों का ये कहना है क्योंकि रावलपिंडी और इसके मज़ाफ़ात में कहीं पर भी जो है मुर्गी के हवाले से शेड मौजूद नहीं है। अमूमी तौर पर यहाँ पर जो मुर्गी पहुँचाई जाती है वो दीगर अज़ला से यहाँ पर आती है। गाड़ियों का किराया और दीगर वजूहात, इनकी बिलखसूस जो फीड है उनकी कीमतों में इजाफे के बायस जो है यहाँ पर ऑलरेडी मुर्गी जो है वो महंगे दामों यहाँ पर पहुँच रही है, जिसकी वजह से जब यहाँ पर मंडी का ये रेट जब मुकर्रर करते हैं तो वो तमाम अखराजात जो है वो मुर्गी की कीमत में डाल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आज जो मुर्गी का रेट निकला है वो 18,200 रुपये फ़ी मन जो है वो मार्केट में होल सेल का रेट है। जो गुज़िश्ता रोज़ की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ 19,200 रुपये था। यहाँ पर जो मुकामी दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि आज मुर्गी की कीमत जो है वो डाउन हुई है, लेकिन हमें देखने में ये मिल रहा है कि 1,000 रुपये बज़ाहिर तो मुर्गी की कीमत जो है वो मन के पीछे डाउन ज़रूर हुई है, लेकिन क्या इसका रिलीफ जो है वो आम आदमी तक पहुँचेगा और क्या मुर्गी जो है वो आम आदमी की दस्तरस में होगी, ऐसा कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। वसीम, अगर आपको हमारी आवाज़ आ रही है तो ये बताइएगा कि सरकारी निर्खनामे पर प्राइस कंट्रोल कमेटियां अमल कराने में नाकाम क्यों नज़र आ रही हैं? जी हुकूमत की जानिब से 412 रुपये जो है वो रेट मुकर्रर किया गया है आज के दिन का। गुज़िश्ता रोज़ भी 412 रुपये हुकूमत की जानिब से रेट मुकर्रर किया गया था कि आम आदमी को 412 रुपये फ़रोख्त की जाए, लेकिन हम जिस वक्त आम मार्केट में मुर्गी की कीमत पूछते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 500 से लेकर 540-50 रुपये तक मुख्तलिफ इलाकों में फ़रोख्त हो रही है। तो ये सारी जिम्मेदारी जो है वो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ और हुकूमती। वसीम, ये बताइएगा कि इस इजाफे पर दुकानदारों का क्या मौक़िफ़ है, कि मतलब ख़रीदार को जो है उसकी क़ुव्वत ख़रीद पर कितना असर पड़ा है, और फार्मी अंडों की कीमत का भी बता दीजिएगा। जी दुकानदारों का ये कहना है कि वो किसी भी सूरत जो है महंगी मुर्गी खरीद कर सस्ते दामों तो नहीं फ़रोख्त कर सकते, वो भी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए यहाँ पर दुकानदारी कर रहे हैं। और ये सारा इस कारोबार से वाबस्ता अफराद का ये कहना है कि हमारी इन्वेस्टमेंट इसीलिए है कि हम भी अपने बच्चों के लिए पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो घर लेके जाएं। ये कैसे हो सकता है कि हमें मार्केट में मुर्गी जो है वो 460 रुपये किलो तक आज जो है वो मिल रही है होल सेल पर, तो वो हम कैसे 412 रुपये में फ़रोख्त करें। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क जो है वो हम देख रहे हैं कि दुकानदारों में होल सेल मार्केट में और जो हुकूमत के रेट मुकर्रर हैं इनमें बहुत सारा फ़र्क है, जिसकी वजह से आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया वसीम आपका। आपने इस वक्त हमें आगाह किया इस हवाले से कि क्या रेट हैं और मुर्गी का गोश्त का रेट क्या है। तो नाज़रीन अब आगे बढ़ते हैं। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस में कवानीन पर अमल कराने का नया तरीका ढूंढ लिया है। जो भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा इससे जो है हथकड़ियाँ लगाई जाएंगी। और चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर लाहौर अतर वहीद ने एक अनोखा हुक्म दे दिया है। ट्रैफिक कवानीन पर शहरियों को हथकड़ियाँ लगाने का इख्तियार दे दिया है। और आपको इसके हवाले से मज़ीद बताते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में ट्रैफिक कवानीन की 56,12,490 खिलाफ वर्जियाँ की गई थी, जिस पर 55,36,818 चलान किए गए। इस वक्त हमारे साथ रमज़ान बेग मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं इस हवाले से कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर शहरियों को हथकड़ी लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आई।
जी बिल्कुल जी, ये कवानीन की खिलाफ वर्जी और मसरूफ शाहराहों पर जो तजावजात और गैर कानूनी जो पार्किंग थी उस पर ट्रैफिक पुलिस को हथकड़ियाँ लगाने का हुक्म दिया गया है और इख्तियार दिया गया है कि कोई भी वायलेशन करता है, गैर कानूनी तौर पे पार्किंग करता है, लेन लाइन की खिलाफ वर्जी करता है या जो भी इशू होते हैं उन पर उनको हथकड़ियाँ लगाने के लिए कह दिया गया है। और हर सेक्टर इंचार्ज और सर्कल ऑफिसर को भी हथकड़ियाँ साथ रखने का जो है वो हुक्म दिया गया है और ट्रैफिक वार्डन खिलाफ वर्जी करने वालों को हथकड़ियाँ लगाकर पुलिस के हवाले करेंगे। और दूसरी तरफ ये भी देखा जाए कानून के मुताबिक जो है उन अफराद के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ अमल में लाएंगे। और ताहम ये जो दिलचस्प जो मैं आपको ये वाकया है, ये 3 दिन पहले जो अहकाम दिए गए थे उसके बाद जो लाहौर के मेन सेक्टर हैं वहां पर उनको हदायत जारी की गई थी ट्रैफिक वार्डन को कि वो खुद इन पर एक्शन लेंगे ताकि जो गैर कानूनी तौर पर पार्किंग का इस्तेमाल करते हैं और जो नाजायज तजावजात हैं उस हवाले से भी अगर कोई वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ भी हथकड़ियाँ लगाई जाएंगी। जरा तफसीलन इस हवाले से, कानून के हवाले से अब कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। हमें बताइएगा कि क्या कानून ट्रैफिक पुलिस को ये इजाज़त देता है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर शहरियों को हथकड़ी लगाई जाए? देखिए जी, बात यह है कि कानून तो इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन उनका कहने का मकसद ये था सिटी लाहौर की जानिब से कि इस तरह लोग जो है वो पास भी नहीं आते, आए रोज़ उनके चालान भी होते हैं। बेसिकली होना तो यही चाहिए कि उनके खिलाफ चालान हो या उनको बड़े जुर्माने किए जाएं ताकि वो इस तरह की वायलेशन ना करें। बेग, आपको याद होगा जब ये फोर्स आई थी तो इसको बड़ा जदीद असलहा भी दिया गया था, लेकिन उसके बाद कुछ वाकयात नाखुशगवार इस तरह के हुए कि वो असला इनसे वापस लेना पड़ा। कहीं अब भी ये फैसला रिवर्ट होता तो नहीं दिखाई दे रहा आगे चल के? जी बिल्कुल जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये कुछ अर्सा पहले इनको बकायदा जब ये फोर्स बनी थी और असला दिया था, कुछ ऐसे वाकयात रूनमा हुए जिसके बाद इनसे असला वापस लिया गया था। और अब भी जो ये फैसला जो किया गया हथकड़ियाँ लगाने का, और ये भी लगता है कि ये चंद दिन चलेगा, उसके बाद ये भी रिवर्स हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये इम्कानात मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिर्जा रमजान बेग, आप हमें आगाह करें। और अब देखना ये कि इस फैसले को लेकर क्या कोई शहरी अदालत से रुजू करता है या नहीं, और फिर अदालत इस पर क्या फैसला देगी। बिल्कुल। और अभी नाजरीन वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। वंस अगेन प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कुछ बात कर ली जाए सेहत की। तो आजकल बहुत से लोग पित्ते में पथरी की शिकायत करते हैं जो बाज़ औक़ात शदीद दर्द और तकलीफ का बाइस भी बनती है। और इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि लेप्रोस्कोपी बेसिकली होती क्या है, इसके अदाद-ओ-शुमार क्या हैं और मुस्तकबिल में इससे कैसे बचा जा सकता है, जो हम बात करें गॉल ब्लैडर की। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पित्ते में पथरी क्यों बनती है, इसकी अलामत क्या है। और सबसे अहम बात यह है कि लेप्रोस्कोपिक वाकई एक महफूज इलाज है। इसी तमाम पहलू पे गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर महबूब आलम साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो यही है, गॉल ब्लैडर का हमारी बॉडी में अहम रोल क्या है? क्योंकि हम मोस्टली सुनते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि लीस्ट ऑर्गन है, लीस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, इसका ऐसा कोई रोल नहीं है हमारी बॉडी के अंदर। गॉल ब्लैडर जो बेसिकली है ना, वो लीवर एक बाइल, एक जो इसका नाम दिया जाता है, एक फ्लूइड बनाता है बाइल। और बाइल जो होता है वो जो डाइजेशन है फैटी एसिड्स की और फैट्स की, उसमें हेल्प करता है। अब लीवर बाइल बना रहा है और बाइल आके जो स्टोर होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। अच्छा। यानी ये समझ लें कि अल्लाह ताला ने एक घर के अंदर जैसे टैंकी होती है पानी की, स्टोरेज के लिए बाइल के लिए गॉल ब्लैडर को बनाया हुआ है। अब ये है कि जैसे हम फैट खाते हैं तो गॉल ब्लैडर रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो अपनी कॉन्ट्रैक्शन करता है, यानी सिकुड़ता है और फिर फैलता है। अब जब वो सिकुड़ेगा तो बाइल फेंकेगा लिवर की नाली में, जिसको हम CBD कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है। अब उसमें आएगा और नीचे फिर वो डुओडेनम में आ जाएगा, छोटी आंत में आ जाएगा। तो बेसिकली वो डाइजेशन के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कंट्रोल्ड डाइजेशन है बेसिकली। ठीक है। ये बताइएगा कि पित्ते में पथरी बनती किस तरह से है और इसकी बुनियादी वजूहात जो कि बहुत आम है वो क्या है? ये सबसे कॉमन जो है ना वो फैट से ही है। अच्छा। यानी हमारी जो लिटरेचर है बुक में 5F कहा जाता है। 5F का मतलब ये फीमेल, 40, फर्टाइल, फैटी एसिड और फेयर कलर। अब कलर थोड़ा सा इसमें वो मैच नहीं करता, लेकिन जो 90% हैं वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं।
बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा कुछ ऐसी यानी जो रेयर काजेज हैं, जिस तरह कुछ बच्चे में कुछ पैदाइशी भी होती हैं, उसमें यह है कि आरबीसीज जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो टूट रहे हैं और टूटने के बाद फिर उससे भी स्टोन्स बनते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बच्चों की आपने बात की, कम से कम कितनी उम्र के बच्चे हैं जिनमें ये शिकायत आपने देखी है? मेरा ख्याल है कि 4 साल तक मैं देख चुका हूँ। ओहो, 4 साल 4 के बच्चे में इतनी भी कम यही उम्र है। के बच्चों को? यस, और वो 4 साल में जो स्टोन होंगे वो लाइकली कोलेस्ट्रॉल नहीं होंगे, यानी वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिस तरह मैं कह रहा था, कुछ मेटाबॉलिक ऐसे होते हैं जिसमें आरबीसीज ब्रेक करते हैं और फिर उससे जो प्रोडक्ट्स निकलती हैं वो स्टोन बनाते हैं, और वो ब्लैक स्टोन होते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स हैं वो यूजुअली येलो होते हैं। अच्छा, इस पथरी से बचने के लिए ग़िज़ा में किस तरह की चीज़ों की तब्दीली हमें करने की ज़रूरत है ताकि हम इस तरह की पेन से बच सकें? फैट ही है, यानी ज़्यादा अब ये कि कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो फैट के अलावा भी हैं, जैसे और कि? जो बेसिकली जो फिजियोलॉजी में जो हमारी साइंस कहती है उसमें वो फैक्टर्स हैं, यानी बाइल फैटी एसिड ज़्यादा बन रहे हैं, फैटी एसिड अब्जॉर्ब नहीं हो रहे, वो इस ठीक तरह है। मेटाबॉलिक चेंजेस आती हैं। ठीक है। अब इसमें ये बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है कि किस में बनेंगे और किस में नहीं हाँ, बनेंगे, बिल्कुल। ये कहना मुश्किल है। लेकिन मोस्टली कौन से आपने केसेस देखे हैं ज़्यादा? फीमेल में ज़्यादा कॉमन है, फीमेल में ज़्यादा कॉमन है, जो जिस यही 5F जो है उसमें वो कॉमन है, जो फर्टाइल हैं जिसमें बल्क ज़्यादा है उनमें वो ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा ये बता दें कि इस इलाज के लिए पथरी के लेप्रोस्कोपी की क्या अहमियत है, कितना महफूज है ये इलाज, और इसके अलावा भी कुछ और भी इलाज के तरीक़ेकार हैं जो कि इस वक्त चल रहे हैं? जी बिल्कुल, ये ट्रेडिशनली यानी सेंचुरीज अगो जो हमारा लिटरेचर कहता है वो उसमें बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ की गई इसको डिज़ोल्व करने के लिए, और ये बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो पूछते हैं जी कोई और तरीका तो नहीं है, हाँ। यानी सर्जरी से हम बच ये जाएं। बड़ा सवाल हर होता है। पेशेंट ये चाहता है कि सही। मैं सर्जरी से बच जाऊँ, मैं पेन से बच जाऊँ। पेन से बच जी। जाऊँ। तो अब उसमें यह है कि कुछ बाइल साल्ट्स यानी कुछ कंपाउंड्स यूज़ किए गए, खिलाए गए पेशेंट्स को उसको डिज़ोल्व करने के लिए, लेकिन उसके अपने साइड इफेक्ट्स थे। अब इसी तरह लिथोट्रिप्सी जो रीनल स्टोन्स के लिए यूज़ होती है, बड़ी कॉमन है, चौंक से इलाज, तो ये इसकी भी ट्राई की गई, लेकिन वो है कि चूँकि लिवर साथ पड़ा हुआ है, लिवर को डैमेज, छोटी आंत को, बड़ी आंत को, ये डैमेज उसके साइड इफ़ेक्ट्स थे। फिर उसके बाद उन्होंने कंसेंसस ये बनाया साइंटिस्ट ने कि इसको निकाल देना ही बेहतर है, ठीक बजाय है। कि आप ये कोशिश और लेप्रोस्कोपी ये इसका भी किया गया है कि तरीक़ेकार उसमें स्टोन निकाल के पित्ता बंद कर दें, ये ट्रायल भी हुए, अच्छा, अच्छा। लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। तो अल्टीमेटली अब जो ट्रेडिशनली शुरू हुआ उसमें ये था कि लंबे काट वाला, जिसको हम ओपन कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं, बिल्कुल यानी बिल्कुल। लंबा काट दें। और ये हमने जब मैंने ट्रेनिंग की हमने देखा कि वो 5-5 7-7 दिन पेशेंट हॉस्पिटल में उसका स्टे है, पेन भी है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हैं, यानी उसमें ब्लीडिंग है, इन्फेक्शन है, सही। हर्निया बनना, इस तरह के। सही। तो वो चीज़ों को कम करने के लिए वेस्ट से ये जो इन्वेंट हुआ वो लेप्रोस्कोपी। तो अभी भी वर्ल्ड वाइड लेप्रोस्कोपी ही है इसके इलाज के लिए? हाँ जी, अब तो रोबोटिक आ गया हुआ, रोबोटिक है। अच्छा, अब रोबोटिक है, और रोबोटिक जो है लेप्रोस्कोपी यानी की- डॉक्टर्स की जॉब भी रिप्लेस हो हाँ। सकती है हमारी तरह। लेकिन ऑपरेट तो करना है। लेकिन वो रोबोटिक जो है उसके पीछे सर्जन ही बैठा हुआ है, वो पीछे से वो हैंडलिंग सर्जन कर रहे बिल्कुल हैं, system और आगे जो operate। ये लेप्रोस्कोपी की एडवांस एक शेप है। अच्छा, अच्छा। और उससे अगली जो टेक्निक है वो है नोट्स, नेचुरल ऑरिफिशियल ट्रांस एंडोस्कोपिक सर्जरी, अच्छा। या वो इंडिया में और इस तरह बहुत सारे मुल्कों में ट्राई भी हो चुकी है, यहाँ पे अभी वो नहीं है और वो कामयाब है। और वो उसका मतलब ये है कि आप एंडोस्कोप मुंह में डालें, ठीक है। स्टमक में आए, स्टमक से बाहर निकलें, उसमें सुराख करके पित्ता निकालें, वापस आएँ, स्टमक को बंद करें, यानी उसमें नो स्कार, बाहर कोई इंसिजन नहीं कोई है, पता नहीं नेचुरल चला। ऑरिफिशिस के थ्रू आप गए और उसी में से बाहर आ गए। ये रेक्टम के थ्रू भी है, ठीक है, वजाइना के थ्रू भी ट्राई हो चुका है, तो इस तरह के वो अच्छा है। डॉक्टर साहब, ये लास्ट हमें बता दें हाँ हाँ प्लीज प्लीज। जी जी, कि ये जब इलाज करवा लिया जाए लेप्रोस्कोपी के जरिए, तो दोबारा फिर पित्ते में बिल्कुल। पथरी बनने के कितने चांसेस होते हैं? नहीं पिता तो निकल गया, दोबारा नहीं पथरी हो के तो कोई सकता। चांस नहीं है। अच्छा, वो आप निकाल ही दिया इसमें? हाँ, ये कोलिसिस्टेक्टमी का मतलब है गाल ब्लैडर को निकाल देना। ठीक है, अब वो चीज बन नहीं सकती तो अब वो गाल ब्लैडर तो है ही नहीं, ना रहेगा बांस ना बजेगी अच्छा, कोई उससे कोई फर्क बॉडी नहीं में पड़ता? फर्क पड़ता है किसी चीज का? बस एक दो चीजें कही जाती हैं कि हाँ। थोड़ा सा डायरिया और डायरिया। इस तरह की सिम्टम इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती लेकिन है। वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 25-30 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें मैंने कोई पेशेंट इस तरह की कंप्लेंट के साथ नहीं देखी। लेकिन वो भी ये कि जब वो निकल गया तो सिर्फ है। एक चैनल चेंज होता है। वो जो बाइल मैं कह रहा था, जो एक हाँ। लिक्विड है जो फैट की डाइजेशन के लिए यूज होता है, वो उधर स्टोर होने की बजाय डायरेक्ट नीचे आ गया छोटी ड्यूडिनम में, छोटी आंत में, और उसने अपना काम वो जारी रखा।
तो उसका कोई खास फर्क, और ये बहुत सारे पेशेंट पूछते भी हैं मोस्टली। अच्छा, तभी ये ज़्यादा इस हवाले से कहा भी जाता है कि नहीं, इतना लीस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, सो कि अगर निकल भी जाए ऐसा वैसा। बिल्कुल ठीक। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिला गॉल ब्लैडर के हवाले से। नाजरीन, अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, 2025 को साइंस और टेक्नोलॉजी के अरूज का दौर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 5G टेक्नोलॉजी और AI जैसे टूल्स आने के बाद इसकी तरक्की की रफ्तार मज़ीद बढ़ चुकी है। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि उन टेक्नोलॉजी स्किल्स के हवाले से जिनको सीख कर पाकिस्तानी नौजवान 2025 में ना सिर्फ अपना करियर बना सकते हैं बल्कि ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। और आज के दौर में सिर्फ डिग्री हासिल करना ही काफ़ी नहीं है जनाब, बल्कि आपके पास ऐसी स्किल्स भी होनी चाहिए जो आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए और आपकी मार्केट वैल्यू को भी बढ़ाए। मगर सवाल ये है कि 2025 में वो कौन सी स्किल्स हैं जो नौजवानों को ज़्यादा मौके फराहम करेंगी। इसी पर बात करते हैं। हमने आज दावत दी है IT एक्सपर्ट कंवल चीमा साहब को। साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। कंवल साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये कहिएगा कि 2025 में पाकिस्तानी नौजवानों के लिए कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा डिमांड में है? देखिए, पाकिस्तान में जो नौजवान हैं, हर तरह के, आपको जो बहुत हाई एंड नौजवान हैं जिन्होंने BS की डिग्री ऑलरेडी कर लिया है, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस ऑलरेडी कर लिया है, वो फिर इस तरह के स्किल्स कर सकते हैं जो कि दुनिया में बहुत हाई डिमांड में है, जिसमें AI आ जाता है, मशीन लर्निंग आ जाता है, उसके अंदर क्रिप्टो ब्लॉकचेन के स्किल्स आ जाते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ब्लॉकचेन के लिए, वो वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सीख लें तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है दुनिया में। और उसके बाद जो है वो डेटा के से रिलेटेड जितने भी स्किल्स हैं, डेटा एनालिसिस, डेटा माइनिंग, उसके जितने भी रिलेटेड स्किल्स हैं वो आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा इन डिमांड है और उनके पर आवर रेट्स जो हैं वो बहुत हाई हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कंवल साहिबा कि नौजवानों के लिए 2025 में फ्रीलांसर की अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे नौजवान फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग के तौर पे काम करना चाहते हैं, उनको मशवरा क्या देंगी डाटा एनालिसिस के हवाले के अलावा, और क्या चीज़ों में वो इंटरेस्ट शो करें और स्किल को सीखें? हाँ जी, देखिए, जितने मैंने आपको पहले स्किल्स बताया, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही थी मगर जितना मुझे सवाल समझ आइए, जितने पहले आपने स्किल्स बताए, मैंने आपको बताए हैं, वो सारे वो हैं जिससे रिमोट जॉब्स भी मिल सकती हैं, पाकिस्तान में बैठ के रिमोट जॉब्स मिल सकती हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो कि जिससे आपको और जॉब्स मिलती हैं जो कि कपल ऑफ $100 से होती हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपने बैचलर्स की डिग्री नहीं भी की हुई, कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं भी आपके पास है, और आपने मैट्रिक किया हुआ है या आपने FSC किया हुआ है या आपने सिंपल कोई बैचलर्स किया हुआ है जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड नहीं है, तो फिर भी ऐसे स्किल्स हैं जो कि आप एक्वायर कर सकते हैं और आपको जॉब्स मिल जाएंगी दुनिया में कहीं पे भी। उनमें आ जाते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वर्चुअल असिस्टेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट। ये वो वाले स्किल्स हैं जो कि अगर आपको SEO इसमें इंक्लूडेड है। ये वो वाले स्किल्स हैं जो कि अगर आपने अगर आपका बैकग्राउंड नहीं भी है कंप्यूटर साइंस का, फिर भी 2-3 महीने में आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। ये स्किल्स बहुत आसान है, आप इनको सीख सकते हैं एंड यू कैन अर्न अ कपल ऑफ $100 टू अ कपल ऑफ $1000 एवरी मंथ। अच्छा कंवल साहिबा, ये भी बताइएगा, मसनूई ज़हानत यानी AI और मशीन लर्निंग के हवाले से नौजवानों को किस तरह की स्किल सीखनी चाहिए और इन टूल से वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा किस तरह उठा सकते हैं? देखिए, जो टूल्स हैं वो तो AI के टूल्स सिर्फ और सिर्फ IT से रिलेटेड स्किल्स के लिए इस्तेमाल करने नहीं होते। वो किसी भी जॉब में, आप किसी भी सेक्टर में जॉब करते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में, आप रिटेल में, आप हेल्थ में हैं, आप रियल एस्टेट में, आप किसी भी एरिया में हैं, तो आप AI के टूल्स यूज कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है कि आपको ये पता हो कि आप कैसे AI से क्या कह के AI को एक ऑप्टिमल तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसमें वो आपकी जॉब में, देखिए, जो NVIDIA के CEO हैं जिन्होंने AI का जो चिप होता है, जो GPU जिससे AI का जो ब्लॉक होता है, यूनिट होता है जिसके ऊपर आप AI को बिल्ड कर सकते हैं, उन्होंने ये, उनसे किसी ने पूछा कि क्या AI आप लोगों की जॉब्स को रिप्लेस कर देगा? उन्होंने कहा नहीं,
उन्होंने कहा जो लोग AI यूज करना जानते होंगे वो लोगों की जॉब को रिप्लेस करेंगे, वो उन लोगों की जॉब को रिप्लेस करेंगे जो कि AI को यूज करना नहीं जानते होंगे, क्योंकि AI 20%, 30% या 40% डिपेंडिंग ऑन आप क्या जॉब करते हैं, वो आपसे बहुत बेहतर कर सकेगी उतनी फीसद आपकी जॉब की। मगर वो बेहतर कैसे कर सकेगी, वो आप ही ने करवानी है। आप ही ने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू पार्ट ऑफ योर जॉब एक सर्टेन फीसद अपनी जॉब की। बिल्कुल कंवल साहिबा, आप ठीक कह रही हैं कि ऑपरेट और सिस्टम तो पीछे से ह्यूमनली ही कंट्रोल होगा। अच्छा, हमें इस हवाले से बताइएगा कि वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट के हवाले से कौन से ऐसे टूल्स और ज़ुबानें हैं जिसको सीखने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ बताइए कि 2025 में नौजवानों के लिए डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स में कितना स्कोप है। देखिए, जो वेब डेवलपमेंट है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपको जरूरत नहीं है कि आपके पास डिग्री हो। आप ऐसे वेब डेवलपमेंट के टूल्स हैं जिसमें आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं और बहुत आसानी से पैसे कमा सकते हैं। वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस बहुत ही आसान है, उसको कोई भी 2-3 महीने में बहुत अच्छे तरीके से सीख सकता है और उससे जो है आप वेबसाइट डिलीवर कर सकते हैं। हर वेबसाइट के तकरीबन $500 से लेकर $3000 तक की वेबसाइट डिलीवर हो जाती है, डिपेंडिंग कि वो कितनी कम्प्लेक्सिटी की है। उसके बाद जो है वो फिर अगर आप थोड़ा सा और उसमें डिटेल जाना चाहते हैं, थोड़ी बेहतर चीज़ें करना चाहते हैं, तो फिर आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी। React.js और तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि आप फ्रेमवर्क्स हैं जो कि आप सीख के वेबसाइट थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड वाली वेबसाइट भी डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा कंवल साहिबा, जिस तरह से पहले आप बात कर रही थी वीडियो एडिटिंग की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, तो AI के आने के बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग जैसे जो क्रिएटिव स्किल्स हैं, इनकी मार्केट में क्या हैसियत रह जाएगी, और वो नौजवान जो इस शोबे में काम करना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या मशवरा है? देखें, AI बहुत तेजी से, बहुत रैपिडली वीडियो और ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है। देखें, पहले जब AI के टूल्स को आप यूज करते थे तो आंखें और हाथ, दो चीजें, आई बॉल्स AI ठीक तरह से नहीं बनाता था और हाथ की जो फिंगर्स हैं वो ठीक तरह से नहीं बनाता था। मगर AI इज कमिंग अ लॉन्ग वे वेरी वेरी क्विकली। मगर जैसे कि मैंने कहा, देखिए शॉर्ट टर्म में आपको फिर भी लोग चाहिए होंगे जो कि AI को लेवरेज कर सकें वो चीजें बनाने के लिए, जिनको वो चीजें करनी आती हो, वो स्किल आता हो, वो क्रिएटिविटी उनके पास हो, और AI उनको लेवरेज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू, प्रॉपर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू AI उनको लेवरेज करनी आती हो। तो शॉर्ट टर्म में आपको इसी तरह के, शॉर्ट टर्म में जो है वो AI कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं करेगा ये सारे स्किल्स। अलबत्ता जिन लोगों को AI आती है वो बहुत, उनकी जो स्पीड है, उनकी प्रोडक्टिविटी है, उनका रेट ऑफ डिलीवरी है, उनकी क्वालिटी ऑफ डिलीवरी जो है वो बहुत बेहतर होगी उन लोगों से जो कि AI को लेवरेज नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा कंवल, इस हवाले से थोड़ा सा एलैबोरेटली बताइएगा कि साइबर सिक्योरिटी और डाटा एनालिटिक में क्या फ्यूचर देखते हैं नौजवानों का, ताकि वो इसमें पार्ट ले सकें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें 2025 के लिए। साइबर सिक्योरिटी 2025 में एक और ऐसा स्किल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अलबत्ता साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा स्किल है जिसके लिए कोई ना कोई कंप्यूटर साइंस की बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत वास्ट फील्ड है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट नेटवर्क सिक्योरिटी आ जाती है, होस्ट सिक्योरिटी आ जाती है, इंक्रिप्शन की रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी इज़ अ वेरी वेरी वास्ट फील्ड, और इसके लिए जो है वो बहरहाल एक बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। साइबर सिक्योरिटी की एक वेव बहुत स्ट्रॉन्ग वेव आई थी जो कि पाकिस्तान ने थोड़ी सी मिस कर दी थी। अगर आपको मुझे नहीं पता कि आपको ये पता है या नहीं, मगर जो सबसे पहला वायरस बनाया था, वो एक कंप्यूटर वायरस जो बनाया था वो एक पाकिस्तानी ने ही बनाया था। तो इसलिए पाकिस्तानी जो है वो इसके अंदर बिल्कुल उनका पहले से एक नाम है साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर। लोगों को पता है कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तानी ने पहला वायरस बनाया था। और ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, और पर आवर जो इसका भी रेट है इन सम एरियाज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सेट्रा, क्लाउड सिक्योरिटी, वो काफ़ी हाई है इस वक्त भी। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया कंवल आपकी मौजूदगी का, आपसे हमें जानने को मिला साइबर सिक्योरिटी के हवाले से 2025 में नौजवानों को कौन कौन से स्किल सीखने की ज़रूरत है, जिसके बाद जो है वो 2025 में ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं और साथ ही साथ अपने करियर को
बेहतर तरीके से डेवलप भी कर सकते हैं। नाज़रीन, अब आगे चलते हैं और आपके साथ कुछ मज़े की ख़बरें शेयर करते हैं। लेकिन अभी जो पहली ख़बर शेयर करने वाले ये थोड़ी सी सरप्राइज़ न्यूज़ कहा जाए तो वो है, ख़बर शामिल करेंगे चाइना से, जहां कोरोना के बाद एक नया वायरस सर उठाने लगा है। आपको बताते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस या HMPV से मुतासरा लोगों में नज़ला और कोरोना जैसी अलामत पाई गई हैं। इसके अलावा आपको बताते हैं कि इस वायरस के बाद चाइना में सांस की बीमारियों में इजाफा हो गया है। चाइना डिजीज़ कंट्रोल अथॉरिटी ने नामालूम नस्ल के इस नमूने के लिए पायलट मॉनिटरिंग सिस्टम का ऐलान कर दिया है। और साथ साथ आपको ये भी बताते हैं, राइटर्स ने भी गुज़िश्ता हफ्ते चाइना में सांस की बीमारियों में इजाफे का खदशा जाहिर किया था, जिसकी वजह से हुक्काम ने नामालूम जरासीमों से निपटने के लिए प्रोटोकॉल कायम करने का फैसला किया है। नाजरीन, आपको ये बताते हैं कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस सांस के ज़रिए फैलने वाला एक ऐसा वायरस है जो बुनियादी तौर पर बच्चों, बुज़ुर्गों और कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों को मुतासिर करता है। और इसकी अहम अलामत ज़ुकाम, नज़ला, बुखार और नाक बंद होना है। इब्तदाई तौर पर इस वायरस से मुतल्लिक ज़्यादा आगाही नहीं है, ताहम चीन में आवाम को कुछ हिदायत दी गई है, जिसमें कहा गया है साबुन और पानी से हाथ को अच्छी तरह से धोएं, हजूम वाली जगहों पर और सिगरेट नोशी के अलावा मुतासिरा अफराद के साथ करीबी राब्ता रखने से गुरेज करें। एक और अच्छी खबर कर ली जाए, और यकीनन ये खबर दिलचस्प है, तो मेरा ख्याल आप ही बताएं ना। बिल्कुल, आपको बताते हैं एक इंटरेस्टिंग न्यूज़, एक और जो खुशखबरी की अगर बात कहा जाए तो बिल्कुल है। इस हवाले से आपको बताते हैं कि खबर शामिल करते हैं सैटेलाइट की। इंटरनेट कंपनी जो है स्टारलिंक पाकिस्तान में अपनी खदमात शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस सिलसिले में कंपनी ने पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली है और अब हुकूमती मंजूरी की मुंतज़र है। गुज़िश्ता दिनों में एक पाकिस्तानी सारिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इलॉन मस्क से दरख्वास्त की कि स्टारलिंक को पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया जाए, ताकि दूर दराज के इलाकों में भी तेज़ रफ्तार इंटरनेट की सहूलियत मुयस्सर हो सके। इस पर इलॉन मस्क ने जवाब दिया कि हम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मंजूरी के मुंतज़र हैं। दूसरी तरफ वज़ीर मुमलिकत बराए IT और टेलीकॉम शिज़ा फातिमा ने तस्दीक की है कि स्टारलिंक पाकिस्तान में रजिस्टर हो चुके हैं और लाइसेंस का अमल जारी है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी हुक्काम के मुताबिक सर्विस के लाइसेंस के लिए जो टेक्निकल ज़रूरियात हैं उसको पूरा किया जा रहा है और लाइसेंस से कबल जो ब्रांडविड्थ है, अपलिंकिंग, गेटवेज समेत दीगर कई अहम तकनीकी जो पहलुओं का जायज़ा लेना भी ज़रूरी है। यहाँ आपको ये भी बताते चलते हैं कि स्टारलिंक की पाकिस्तान में आमद से मुल्क के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट जो लोग महरूम हैं, इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर नहीं है, उन इलाकों में तेज़ रफ्तार इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर आ सकेगी, जिससे तालीम, कारोबार के जो मौक़े हैं बढ़ जाएंगे। टेक्नोलॉजी फी सेकंड 150 से 200 मेगाबाइट्स की स्पीड फराहम कर सकती है। तो नाजरीन, ये था जो है स्टारलिंक के पाकिस्तान में आने का अहवाल। अब देखना है हुकूमत की जानिब से ख़त्मी मंजूरी मिलती है और कब हमारे मुल्क में इंटरनेट का मसला हल होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और ये इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। अगर आप सोशल मीडिया यूज़र हैं तो हमारे आज के जो अगले गेस्ट हैं उनकी आवाज़ से जनाब आप अच्छी तरह आशना होंगे, उनकी वीडियोस भी आप देखते रहे होंगे और यकीनन लाइक और कमेंट्स भी करते होंगे उस। बिल्कुल, यंग टैलेंट हैं पाकिस्तान का, हावी के नाम से शोहरत इन्होंने हासिल की है और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल रहमान साजिद। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? I'm good, how are you? I'm good, I'm great। सबसे पहले ये सफ़र बताइए, हावी के नाम से कैसे शोहरत हासिल कर ली? असल नाम तो आपका अब्दुल रहमान साजिद है। हावी स्टेज नेम है ये बस एक समझ लें कि जब मैं स्टेज पे जाता हूँ तो वो एक कैरेक्टर है जो मैं प्ले करता हूँ। इसका मतलब क्या है? क्या सोच के मतलब आपने इंट्रोड्यूस करवाया? जैसे बहुत से हम देखते हैं ना, हमारे आप कह लें एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनके फिल्मी नाम होते हैं। एग्जैक्टली, हाँ। तो मुझे लगता है ये आपका भी कॉन्सर्ट का नाम है, हावी कह सकते हैं। एक्चुअली ये कहानी है जो मैं अपने म्यूज़िक के थ्रू बता रहा हूँ और ये मेरे जो ओरिजिनल जितने भी गाने हैं, जिसमें सबसे पहला 1 साल पहले रिलीज़ किया था अबिस, उससे शुरू हुई हुई कहानी है जो इवेंचुअली सेकंड मेरे गाने में कंटिन्यू होगी, जो इस साल रिलीज़ कर रहा हूँ इन अबाउट अ वीक और 2। तो वो कहानी का जो मेन किरदार है उसका नाम हावी है।
और उसके कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, कुछ उसका मिजाज है एक तरह जैसे का। कि अगर थोड़ा सा बता सकें तो। हाँ, सार्कास्टिक आदमी है बहुत वो, और वो एक क्रिटिकली देखता चीज़ों को। हाँ, ह्यूमन कंडीशन जो है हमारी, उस पे कमेंट्री है कि हमारी जो डुअलिटी है, एक तरह से हम उर्दू में कहेंगे कि एक ही सिक्के के दो रुख। वो हमारे इमोशंस में जो पाई जाती है, उसकी एक्सप्लोरेशन है एक। तो जैसे फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं कि यू गेट हर्ट, आप उससे, वो शख्स आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है जिसके आप सबसे ज़्यादा करीब होते हो। तो ये एक डुअलिटी है, एक अजीब सी बात है। अब्दुर्रहमान, ऐसा लग रहा है बहुत ही डीप पर्सनालिटी है। लग रहा है अब मुझे समझ आई है कि आप राइटर क्यों हैं जनाब। हाँ। इसकी वजह मुझे पता चल गई है। तो ये काम किस तरह से आप कर रहे हैं कि मतलब आप लिख भी खुद रहे हैं, गा भी रहे हैं, तो ये टैलेंट किस तरह से आपके अंदर आया? ये आई थिंक मेरी परवरिश है। मैंने पढ़ा बहुत है। अच्छा। बहुत बड़े बड़े राइटर्स को बहुत पढ़ा है, ज़बरदस्त। और सुना है, लिटरेचर बहुत कंज्यूम किया है, जिसकी वजह से आई थिंक ये शायद ये आप समझ लें नकाल हूँ मैं बहुत बड़े लोगों का। अच्छा, चलें अब फिर अब्दुर्रहमान कुछ सुना दीजिए खूबसूरत सा जो आपका फेवरेट हो। फेवरेट तो बहुत सारे हैं, आपको कोई एक ज्यादा होता है ना जिसकी बड़ी डिमांड आती है हाँ, आपसे, ऐसे आपकी हर कहने महफिल में लोग कहते हैं कि यार ये सुना दें यार। वो एक बहुत पुराना मसला है। I'm just kidding। तो हल करने की कोशिश करते हैं उसे। वो मसला ये है कि एक रील थी जहाँ पे मैंने यही अल्फाज बोले थे, और उसके बाद मैंने एक शेर कंटिन्यू कर दिया था। खान साहब की कवाली है, उसका नाम अंदाज़े करम। तो उसका वो शेर था, वो ऐसे था। ये तो पीर नसीर की लिखी हुई है ना? पीर नसीरुद्दीन नसीर की। क्या बात है। उसका शेर ये था कि वो भी अपने न हुए, दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना, हाँ दिल का उनके अंदाज़े करम, उन पे वो आना, हाँ दिल का है वो बात। इस तरह करके वो एक चाल थी जो बन गई। वो शेर बहुत मशहूर हो गया इस वजह से। अच्छा, एक चीज़ ये भी है, हमने देखा है कि जो सिंगर्स होते हैं ये अक्सर कहते हैं कि जनाब सुबह सवेरे हमसे जो है ना वो उस तरह से गाया नहीं जाता जिस तरह हम रात को गा रहे होते हैं ना शाम को। ये क्या वजह है, ये तो बताएं आज। आई थिंक सुबह सुबह उठ के आपका गला बैठा होता है, आप थोड़ा सा, अभी मेरा जो बोलने का भी पिच है वो लो है, आहिस्ता आहिस्ता दिन जैसे चढ़ेगा, थोड़ी बॉडी एक्टिव होगी तो हम थोड़ा सा एनर्जाइज हो जाते हैं। तो यार ये रियलिटी है। हाँ, ये रियलिटी। मैं अभी जिस पिच पे गा रहा हूँ, मैं ये गाना कोई 4 स्केल ऊपर गाता हूँ, इससे मैं नहीं गा सकता अभी वहाँ। अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताइए कि इंस्पिरेशन कौन है आपकी, किसको देख के शौक हुआ कि सिंगर बनना है, गाना गाना है, राइटिंग करनी है? राइटिंग का शौक तो बहुत अरसे से है, ये मैं आपको नहीं बता सकता कि इसको देख के राइटर बनना था। अच्छा। लेकिन राइटिंग हैज़ ऑलवेज बीन अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन फॉर मी। कोई मुश्किल बात जो मुझे खुद भी समझ ना आ रही हो, और एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, उसको लिखना शुरू कर दिया। उसको लिख के आप बता सकते हो कि यार अच्छा मेरा ये मतलब है, फिर आप खुद को भी बता रहे हो तो अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ। तो लिखाई का यहाँ से था। गायकी के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, फ्रेडी मर्करी हैं, एक्सेल रोज हैं, तो इन लोगों को देख देख के बड़े हुए। तो शौक की तकमील में आप सिंगिंग में आए हैं या आपके बाकायदा कोई टीचर भी हैं, सीखते भी हैं बाकायदा उनसे? नहीं, वो तो सुन के आपको पता लग गया होगा, फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं। काश होती, लेकिन आई थिंक ये सुन के ही सीखा है इन लोगों से। और जो मेरे मेन टीचर्स हैं वो शायद अब हयात नहीं है, ना कभी हयात थे मेरी हयात के दौरान, तो बस उनसे सीखा है हमने। अच्छा, कोई ऐसा राग है जो कि आप अभी अच्छे स्केल पे गुनगुना सकें और हम भी उससे फ्रेश हो जाएं, हम भी सही तरह जाग जाएं, क्योंकि हमारी आवाज पे भी मौसम असरअंदाज हुआ। मौसम भी, हालात भी, और हमारी माशाल्लाह टाइमिंग भी बड़े मजे के, लोगों को जाके हम उठाते हैं और खबरों से आगाह करते हैं। जी हाँ, ठीक है। वेरी टफ।
वेरी चैलेंजिंग। I'll have to देखें ना, sit मेहनत है straight. इसमें, हमारी भी बेहतरी है ना, हम हाँ। सबकी भी बेहतरी है इसमें। चलें ये कहना गलत गलत, कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही, कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही, कासिद कहा जो उसने, कासिद कहा जो उसने बताना सही सही, दिल लेके मेरा हाथ में कहते हैं मुझसे वो, क्या लोगे उसके दाम बताना सही सही। अरे बड़ा मुश्किल काम है यार। ओहो, बताएं, बहुत खूब। जो मिशन था वो सक्सेसफुल हो गया मेरे नजर? ख्याल में हो गया। हम भी फ्रेश हो गए हैं, हमारे नाजरीन भी अच्छा, फ्रेश जरा हो ये गए भी हैं। बताएं कि बहुत सी असनाफ है मौसीकी की, आजकल रैप बड़ा लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं, पंजाबी गाने हर जगह में बजते सुनाई दे रहे हैं बिल्कुल। जरा आप गाड़ियों में। आपका फेवरेट क्या है? क्लासिकल है, क्या है आपका फेवरेट? मैं सब सुन लेता हूँ। अच्छा, और गाने में? गाने में सब गा लेता हूँ, बस रैप लोगों को पसंद करते हैं आप? वर्सेटाइल सिंगर तो आप हैं Rap is ही। also very, it's an art form और सिंगिंग से काफ़ी डिफरेंट है, इट्स रिदम एंड पोइट्री। तो अक्सर लोग क्लासिकल सिंगर से तनकीद सुनते हैं रैप के बारे में, हालांकि ऐसा कुछ मेरे नज़रिए में है नहीं। इट्स एन आर्ट फॉर्म विच डिजर्व्स रिस्पेक्ट एंड इट हैज़ इट्स ऑडियंस। तो जिस आर्ट तो भाई ऑडियंस के लिए, आर्ट आपके लिए नहीं है। आप खुद एक्सप्रेस करते हो अपने आप को, लेकिन क्योंकि हम रिलीज करते हैं गाने और हम एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट्स, तो हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमारे लिए ऑडियंस तो पसंदीदगी का मैयार तो ऑडियंस नहीं तय करना है ना, ऑडियंस तय फाइनली करना है, आप नहीं कर सकते एज एन आर्टिस्ट। अच्छा अब्दुल रहमान, मुझे ये बताइए कि आप किसी बैंड से भी के साथ थे, काम हाँ। कर रहे थे और सीख काफी रहे थे अर्सा। आप लोग सिंगिंग के हवाले से, क्या फिर हुआ, क्या दरार पड़ ऐसा गई, हो गया? आप जुदा हो गए? एग्जैक्टली, कि राहें जुदा होगी, पूरी स्टोरी हम जानना चाहेंगे, तुम बट अपने रास्ते, प्रिसाइजली हम अपने रास्ते। नथिंग एज ड्रामेटिक, ऑनेस्टली गोल्स हम हमारे तो थोड़ा सा बना लेंगे मसाला डाल के। जी आपको पता है बताइए। फीमेल्स एक्सपर्ट है इसमें। वेरी नाइस, जी बताइए। प्रोफेशनली, आई थिंक पर्सनली तो हम अभी भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे। वी ऑफन चेक अपॉन ईच अदर, फैमिली की तरह हैं हम सब। लेकिन प्रोफेशनली हम लोगों की थोड़ी सी राहें जुदा हो गई। यू नो, पीपल यू नो ट्रांजिशन फ्रॉम डिफरेंट मोड्स ऑफ वर्क, और उसमें बस इतना ही था कि आर्टिस्टिक डिफरेंसेस थे हमारे थोड़े से, कि कभी यार कभी कुछ आइडियाज और पर्सपेक्टिव आपके हाँ, मैच नहीं कर मैच पाते, नहीं कर रहे थे। बस उस वजह से हमने डिसाइड ये किया कि हम राहें जो हैं वो जुदा कर जुदा जुदा कर लें। कर लें आपने और- कहा कि आप औज पे रहें, मैं औजे कमाल पे चलता हूँ, तो इस तरह की नहीं, औश तो वही है, हम तो हावी हैं। हाँ। हम गिरे हैं आसमान से, वो और सब पे उनके हावी। नाम का मतलब है ऊंचाई। तो मतलब जो मेरा पहला गाना था बस उसमें वो इमेज ही ये था गिरने का, तो मैंने यही वहाँ से, हालांकि अनाउंस मैंने साल बाद की है, लेकिन वहाँ से मैं यही वो एक मेटाफोर, उसको वन ऑफ द मेटाफोर्स वर्स के मैं बहुत से नीचे आ चुका हूँ। अच्छा मुझे बताइए, फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं? फर्दर किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? क्या आइडियाज हैं फॉर द फर्दर म्यूजिक? मतलब लिख तो रहे हैं, गा भी रहे हैं, कंपोज भी करेंगे और सारी चीजें भी हाँ, आप वो मज़ीद- सब भी खुद ही कर रहा होता हूँ, प्रोड्यूस भी खुद ही कर रहा होता हूँ। अभी इस साल देखें, लास्ट ईयर मेरा जो प्रोजेक्ट था वो कंटेंट क्रिएशन था फॉर सोशल मीडिया, स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम। और आप कामयाब भी रहे हैं इसमें। हाँ, वो थोड़ा सा क्रैक करना था मुझे, उसका एल्गोरिदम कैसे चलता है, व्हाट पीपल वांट फ्रॉम सोशल मीडिया, तो वो कर लिया है। अब नेक्स्ट ईयर का मतलब नेक्स्ट ट्रांजिशन, आई एम नॉट गोना बी प्रॉब्ली रिपीटिंग द सेम थिंग, आई एम गोना बी राइटिंग ओरिजिनल कंटेंट नाउ, और अब ओरिजिनल म्यूजिक की तरफ जो मैंने पिछले साल इतना सारा लिखा है वो सब रिलीज करने का टाइम है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम यानी जनवरी, पाइपलाइन में बहुत कुछ है। हाँ, तो there's a फिर lot going on. आपके जो आने वाला म्यूजिक है उसमें से कुछ सुनाना चाहेंगे हमें आखिर में, हमारी ऑडियंस को, या कोई और अपना पसंदीदा? अपना पसंदीदा कुछ ठीक है, मैं अपना एक ओरिजिनल गाना है जो मेरा जिंदगी का सेकंड लिखा हुआ गाना है, जो अच्छा, औज के साथ ही रिलीज है, ठीक है, तो वो सुना देता हूँ। जरूर आपको। जरूर जरूर। प्लीज।
उसका नाम रात है एंड इट गोज लाइक गुर्बत में भी कितनी को है रंजिशें, तुम सांस बनो तब भी सांसें कर साजिशें, गुर्बत में भी कितनी है रंजिशें, तुम सांस बनो तब भी सांसें कर साजिशें, तेरी आस ने भी हमको कितना झुलसाया है, दम मर के निकलना था जीते जी निकाला है, दम निकाला है। हाँ, तो ये गाना था रात। बहुत ज़बरदस्त अब्दुर्रहमान, और मतलब हमें पता ही चल गया कि आपने कितना अच्छा और कितनी खूबसूरती से आपने ये गाना लिखा है Thank you. और फिर गा के इसके साथ मजीद इंसाफ किया आपने। थैंक यू थैंक यू सो बहुत मच फॉर शुक्रिया कमिंग। आपका। थैंक यू आप लोगों Thank का। you. और अब आगे चलते हैं प्रोग्राम में। एक खबर है, फिर अब सिंगिंग की है तो फिर हाँ, तो ए आर शामिल रहमान कीजिए। से मुतालिक एक खबर है वो शामिल कर लेते हैं। मैं हाँ जी, आपको बताते हैं इस खबर के हवाले से कि बरसगीर के मारूफ मौसीकार और गुलूकार ए आर रहमान की जिनकी सालगिरह मनाई जा रही है आज, और इस हवाले से आपको मज़ीद बताते हैं कि ए आर रहमान को दुनिया मौसीकी में जो है मौज़र आर्ट ऑफ मद्रास भी कहा जाता है। उन्होंने मुनफरिद धुनों को जो है इंट्रोड्यूस करवाया दुनिया में और अपनी मुनफरिद पहचान बनाई। आपको बताते हैं कि ए आर रहमान के बनाए हुए गाने और फिल्मों के साउंड ट्रैक्स और कॉन्सर्ट ने इन्हें आलमी शोहरत दिलाई। उनकी मौसीकी में रूहानी कैफियत शामिल हो जाती है जो सुनने वालों को बेइंतहा पसंद आती है। इसी हवाले से अपनी पूरी टीम के साथ ए आर रहमान को बहुत बहुत मुबारक हम पेश करते हैं सालगिरह की। और बार्कले कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट ने एक ट्रिब्यूट पेश किया है ए आर रहमान को। ए आर रहमान किसको नहीं पसंद उनके सॉन्ग्स वगैरह। तो नाजरीन, अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत सारे सेगमेंट्स अभी बाकी हैं, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। दोबारा से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारा नहायत अहम सेगमेंट है कुरान और साइंस, और आज के इस सेगमेंट में हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं कुर्बे क़यामत की सबसे बड़ी निशानी दज्जाल की आमद और सुर्ख गाय की हकीकत के बारे में। नाजरीन, इस्लामी तालीमात में दज्जाल को फितना करार दिया गया है, लेकिन क्या वाकई इसके मुतालिक सब कुछ हम जानते हैं? सुर्ख बछड़ा, रेड हाइफर, जो एक पुरअसरार अलामत के तौर पे पेश किया जाता है, इसका दज्जाल के साथ क्या ताल्लुक है? इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं हमारे पास जो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर उबैदुर रहमान शफीक साहब। बहुत शुक्रिया उबैद साहब आपके वक्त का। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि ये जो दज्जाल की आमद की हकीकत है, इस हवाले से थोड़ा सा तफसीलन हमें बताइए, और कुरान और सुन्नत क्या रहनुमाई देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपकी टीम का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने आपके नाज़रीन के साथ कुछ गुफ्तगू शनीद करने का मौका इनायत फरमाया। थैंक यू वेरी मच। प्रिसाइजली जो आपका सवाल है, बेसिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हमें ऐसी निशानियाँ बताई हैं जिससे ये पता चलता है कि क़यामत और क़ुर्ब क़यामत जो होने वाले वाक़यात हैं वो कैसे रूनुमा होंगे, और उसके मुताबिक फिर द एंड ऑफ द टाइम्स के हवाले से हमें पता चलता है। तो असल जो बुनियाद है, अगर हम देखें तो जो सबसे पहली निशानी है क़यामत की, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद आ जाना है, क्योंकि क़यामत की निशानियों के अंदर है कि आखिरी नबी आएंगे, और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें निशानियाँ बताई उनमें दो टाइप्स हैं निशानियों की। एक वो हैं जो छोटी निशानियाँ हैं और एक वो है जो बड़ी निशानियाँ हैं। तो जो दज्जाल का जो साइन है, ये उन निशानियों में से है जो क़यामत के नज़दीक बर्पा होगी और जो बड़ी निशानी है। इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल एक ऐसा फितना है या एक ऐसी निशानी है जिसके बारे में हर एक नबी ने अपने कौम को डराया है, और फरमाया कि ये दज्जाली फितना इतना ख़तरनाक फितना होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके वाज़ेह सिम्टम्स बता दिए। बट उसके बावजूद भी फरमाया कि 100 में से 99 लोग उसके फितने का शिकार हो जाएंगे। और जो एक वाज़ेह फितना और जो वाज़ेह निशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई वो यह है कि वो उसकी एक आंख जो है वो ख़राब होगी, और उसके जो माथा है उसके ऊपर काफ, फा और रा
यानी कि कुफर लिखा होगा या काफिर लिखा हुआ होगा। तो अमूमी तौर पर जब मैं भी इसको पढ़ता हूँ और मैं इस बारे में ही सोचता हूँ कि इतनी वाज़ेह निशानी कि किसी एक के माथे के ऊपर, यानी कि आप किसी की पेशानी के ऊपर लिख दे, इससे बढ़ के वाज़ेह निशानी क्या हो उसके सकती बाद है? बहुत सारे लोग गुमराह हो जाएंगे। अच्छा, ये भी जरा बताइएगा कि हैकले सुलेमानी की तामीर नौ और सुर्ख बछड़े की कुर्बानी, ये किस्सा क्या है और दजाल के साथ इसका क्या मतलब कनेक्शन है? क्योंकि रेड हाइफर के बारे में इतनी पूरे स्टार स्टोरीज बनी हुई है ना, तो इसको क्लियर कीजिए। तो बुनियादी तौर पर इसका ना सीक्वेंस हमें एक दफ़ा देखना पड़ेगा कि ये जो निशानियां आएंगी ये किस सीक्वेंस से आएंगी और फिर इनका उससे हमें पता चलेगा कि हैकले सुलेमानी कैसे होगा। तो बिफोर डैट कि दज्जाल आएगा, दज्जाल के आने से पहले जिसको अहादीस के अंदर क़यामत सोहरा कहा गया है, वो ये है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक बड़ी वर्ल्ड वॉर होगी। जब वो वर्ल्ड वॉर होगी तो उस वर्ल्ड वॉर की सूरत के अंदर जितनी टेक्नोलॉजी हमें नजर आ रही है ये सारी की सारी खत्म हो जाएगी। इंसानियत दोबारा से स्टोन एज में चली जाएगी। जब वो दोबारा से स्टोन एज में जाएगी एंड आफ्टर दैट जो है इमाम महदी का ज़हूर होगा और इमाम महदी के ज़हूर के बाद फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो उसके साथ ही जो दज्जाल है उसका ज़हूर होगा। तो ये सारे का सारा जो वाक़या है, ये सारी चीज़ें जब रूनुमा हो रही होंगी तो तमाम की तमाम इंसानियत और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उस वक्त जो दीन और जो ईमान बचेगा वो सिमट जाएगा और वो सिमट के अर्ज़ शाम की तरफ जा रहा होगा। जो अर्ज़ शाम, ये वाला जो जोग्राफी है, ये वाला जो एरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इस एरिया के अंदर कमो बेश जितने अंबिया का तज़किरा हमें एटलीस्ट मिलता है कुरान मजीद में, वैसे तो 1 लाख से ज़्यादा अंबिया है, लेकिन अक्सर अंबिया जो हैं वो इसी जगह पर आए हैं। और अगर हम अंबिया की हिस्ट्री को देखते हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दौरान बहुत से नबी आए और अल्लाह सुब्हानहू, हमारे यहाँ देखते थे ओल्ड टेस्टिमेंट, द न्यू टेस्टिमेंट इज इंजील, द ओल्ड टेस्टिमेंट इज तौरा। तो इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो लड़ी थी और उसके अंदर से वहाँ डिफरेंट अंबिया आए थे जिनमें से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दी हुई थी। उनके पास पावर्स क्या थी कि वो हवाओं को कंट्रोल कर सकते थे, वो जानवरों को कंट्रोल कर सकते थे। और इसी तरह इसी दौरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2 फरिश्तों को नाज़िल फरमाया जिसका जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बकरा के अंदर किया। और उन फरिश्तों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक आजमाइश दे के भेजा और उनके पास क्या था? उनके पास जादू था। अच्छा। तो वो जादू सिखाते थे, बल्कि कुरान मजीद के अंदर सूरह बकरा के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका जिक्र फरमाया है कि फरमाते हैं कि जब वो किसी को जादू सिखाते थे तो कहते थे फला तकफुर, कि तुम कुफर ना करो, क्योंकि जादू जो इंसान करता है या जादू जो इंसान करवाता है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि वो दार इस्लाम से खारिज हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर आपको शैतान को प्लीज करना पड़ता है, शैतान को राजी करना पड़ता है, देन उसके थ्रू शैतानी अमलियात के थ्रू आप जाते हैं। और आप रसूलुल्लाह ने फरमाया कि 7 ऐसी चीजें हैं जो इंसान को हलाक कर देती हैं। उनमें से एक जादू, यानी कि अल्लाह के साथ शिरक करना और जादू, रसूलुल्लाह ने दोनों उसको लेवल पर रखा हुआ है। अब ये जो सुर्ख बछड़े वाली बात है, इसकी अगर हम थोड़ी सी अगर हिस्ट्री देखें तो इसकी हिस्ट्री हमें बनी इसराइल से मिलती है। जब बनी इसराइल के अंदर एक वाकया हुआ कि एक आदमी ने अपने जो जिसका उसने वारिस बनना था, जिसको उसने इनहेरिटेंस लेनी थी, उसने उसको कत्ल कर दिया। गालिबन उसके चचा थे। अब वाकया रूनुमा हुआ कि बताएं कि कैसे पता चलेगा कातिल कौन है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि आप ऐसा करें, एक बछड़ा ज़िबा करें और बछड़े का जो है वो गोश्त लें और वो उस मुर्दे को लगाएं एंड देन आफ्टर दैट जो है वो बोल पड़ेगा। क्योंकि अब वो जो घर वाले थे वो बछड़ा ज़िबा नहीं करना चाहते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिए, उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए। तो वहाँ से शुरुआत हुई कि जहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि उस बछड़े का रंग जो है वो सुर्ख होना चाहिए। अच्छा। सुर्ख रंग का बछड़ा होना चाहिए। ला फारिज़ुम वला बिक्र, ना उसकी उम्र ज्यादा बड़ी होनी चाहिए ना उसकी उम्र ज्यादा छोटी होनी चाहिए। और सुर्ख भी कैसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल जैसे कहते हैं कि जैसे आपने कलर पहना रेड, ऐसा सुर्ख ना हो, वो जो रेड और येलो के दरमियान का जो कलर होता है उस तरह का कलर उसका, और वो खास किस्म का सुर्ख कलर जो है वो अल्लाह ताला ने बताया। अब वो जो बार बार बनी इसराइल सवाल कर रहे थे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन पर आजमाइश के तौर पर वो फरमा दिया कि आप बच्चा ढूंढे। वो पूरे इलाके में बच्चा ढूंढना शुरू किया, वो किसी जगह से मिल ही नहीं रहा था। आखिरकार एक बंदे के पास वो बछड़ा उनको मिला और फिर उन्होंने उस बछड़े को सोने के अंदर तोला और जितना सोना बनता था उन्होंने वो सोना दिया और वो बछड़ा लिया एंड देन उसको इस हीलो हुज्जत से अपने लिए परेशानी ज्यादा क्रिएट की। तो वहां से फिर उन्होंने उस बछड़े का गोश्त लिया और लेने के बाद जो है फिर उन्होंने उसको लगाया और वो मुर्दा बोल पड़ा। अच्छा उबैद, मुझे ये भी बताइए कि बाइबल और दीगर मज़ाहिब में सुर्ख बछड़े का जिक्र कैसे है
और इस्लाम जो इसकी वजाहत करता है वो तो समझ आ गई, लेकिन दीगर मज़ाहिब में कैसे बताया गया है इसको? इसकी हिस्ट्री जब हमें क्लियर होगी कि सुर्ख बछड़े की हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से हुई, और मैंने आपके साथ जिक्र किया जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर उसके बाद अल्लाह ताला ने 2 फरिश्तों को उतारा जादू के लिए, यहाँ से जादू के अंदर जो सुर्ख बछड़ा है उसकी अहमियत बहुत बढ़ गई। उमूमी तौर पर आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा लोग जादू भी करते हैं, वो कहते हैं कि आप क्या करें, बछड़े की सीढ़ी जाके आप दबा दें, उसके अंदर जो है वो कब्रिस्तान के अंदर दबा दें, कब्र के अंदर दबा दें। तो वहाँ से ये एक जो है वो सिलसिला चलता आया, और जो यहूदियों का एक पर्सपेक्टिव है, और यहूदियों के अंदर एक उनका कबीला जिसे हम कबाली कबीला कहते हैं, तो उनके यहाँ ये जादू और जादू की प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा है। तो उनके यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है कि जब हमने दज्जाल को बुलाना है, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट है मसीहा का, मसाया का कॉन्सेप्ट है। आप बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। लेकिन हम ये सिलसिला जो है ये तसलसल जारी रखेंगे इंशाल्लाह। अपने अगले प्रोग्राम में दावत देंगे, आप दोबारा ज़हमत देंगे और इस पर मजीद डिस्कशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही मुझे और नजफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।